आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। यूपीपी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि री एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी आपसे हम यह कहना चाहते हैं आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम डेट चाहे जब हो, क्योंकि आपको पता होगा कि 48 लाख लोग फार्म भरे हैं। आप उन लोगों में से एक हैं और आपको 60,200 जो 84 सीट है उसमें से आना है, क्योंकि एक सीट उसमें से ही लेना है। बाकी 48 लोगों को आप मत देखिए, तैयारी करते रहिए। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। हम स्पेशल क्लासेस रोजाना 50 प्रश्नों की उपलब्ध करा रहे हैं। क्लास आपको रोजाना दोपहर 1 बजे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूपी कांस्टेबल 2024 री एग्जाम के लिए क्लासेस करा रहे हैं। स्टैटिक जीके और जीके जीएस स्पेशल क्लास होगी। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके पेपरों में आने की प्रबल संभावना है। इस टॉप 50 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे देख लीजिए। इतिहास होगा, भूगोल होगा, संविधान होगा, स्टैटिक जीके होगा। अलग अलग से कराएंगे, यह नहीं कि मिक्स क्वेश्चन। अलग अलग से पहले इतिहास कराएंगे, फिर भूगोल कराएंगे, फिर संविधान, फिर स्टैटिक जीके। और आपको पता होगा कि स्टेट जो जीके जीएस है उसमें से 38 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। आपको बहुत ही ध्यान से इन सभी टॉपिकों को देखना होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए, हमने इतिहास के आज उन प्रश्नों को लिया जो आज के समय में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आधुनिक इतिहास से आज इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इसलिए हमने आधुनिक इतिहास से इस क्लास में प्रश्न अधिक लेकर आए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। यह मत समझिए कि प्रश्न बहुत हल्का है, अभी आप स्टार्ट किए हैं। आप पहला प्रश्न है, धीरे धीरे टफ होते चला जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपसे कहा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन, देवेंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और डी ऑप्शन, महर्षि वाल्मीकि। आपको पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि तो वैसे ही कट जाएंगे। चलिए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की गई थी अगर यह पूछा जाए तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए। इस सन को याद कर लीजिए, 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप पूरी क्लास को देखिएगा, इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 50 प्रश्न करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। कम से कम कितनी जल्दी कराएंगे फिर भी 25 मिनट लग ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? आपसे कहा जा रहा है बैरकपुर में, यह 1857 की क्रांति की बात की गई है। 1857 की क्रांति जो हुई थी, बैरकपुर में कब विद्रोह प्रारंभ हुआ था आपको यह बताना होगा। ये ऑप्शन देखते हैं, 21 मार्च 1823 में। बी ऑप्शन, 22 जुलाई 1856 में। सी ऑप्शन, 29 जनवरी 1872 में। और डी, 29 मार्च 1857 में। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो बैरकपुर में विद्रोह की बात की जाए तो 29 मार्च 1857 में हुआ था, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। चलिए, अब 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, आप यह भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पता होगा कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। इन प्रश्नों को हल्के में मान लीजिए, यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, प्रश्न है अगला हमारा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? आपसे कहा जा रहा है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। ए ऑप्शन देखिए, 29 मार्च 1857। बी ऑप्शन होगा 25 मार्च 1857। सी ऑप्शन होगा 26 अप्रैल 1857। और डी ऑप्शन होगा 8 अप्रैल 1857। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप उन 60,000 बच्चों में कभी भी नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि इस पेपर को देने के लिए 48 लाख लोग बैठेंगे। आप खुद गुड़ा भाग करके जोड़ लीजिए एक सीट पर कितने बच्चे होंगे। तो तैयारी करते रहिए, कि तैयारी में थोड़ी सी भी कमी करेंगे उसका पछतावा बाद में आपको होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था मेरठ में विद्रोह कब हुआ था। मेरठ में 1857 की क्रांति का
जो विद्रोह हुआ था वही स्टार्ट हुआ था। तो कब हुआ था यही इस प्रश्न में बताना है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं 22 नवंबर 1856 में, बी ऑप्शन 18 मार्च 1857 में, और सी ऑप्शन 8 अप्रैल 1857 में, और डी ऑप्शन 10, यहाँ पर 10 मई हो जाएगा, माफी चाहते हैं 10 मई हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 10 मई 1857 में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमने ऊपर बताया कि 10 मई 1857 में मेरठ का विद्रोह हुआ था, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 मई से 10 मई लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हम भूगोल पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे इस क्लास में। लगभग 38 नंबरों की तैयारी हम एक साथ करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 38 नंबरों की है, और 38 नंबर का हिंदी। तो हिंदी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगेंगी तो बताना। इस प्रकार से क्लासेज कराएंगे जैसे 4 सब्जेक्ट मिक्स करके ला रहे हैं, जैसे पारी से करा रहे हैं, पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर पॉलिटी, फिर स्टैटिक जीके जीएस। अगर आप कहेंगे तो स्पेशल क्लास लाएंगे, सिर्फ इतिहास की एक क्लास होगी, उसके बाद फिर भूगोल की, फिर दूसरी दिन पॉलिटी की, संविधान की, और फिर अगले दिन होगा स्टैटिक जीके जीएस की। आपको कमेंट करके जरूर बताना कि इस प्रकार की क्लासेस आपको चाहिए जिस प्रकार से करा रहे हैं, या अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्लासेस चाहिए। आप कमेंट करके प्लीज आप बताइएगा जरूर, निवेदन बस इतना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपसे कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए ऑप्शन देख सकते हैं बहादुर शाह प्रथम, बी ऑप्शन बहादुर शाह जफर, सी ऑप्शन शाह आलम प्रथम, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चले 1857 की क्रांति के समय अगर चले जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। 1857 की दिल्ली क्रांति के समय अगर पूछा जाए कौन शासक था, तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था शासक। तुम्हारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए कमेंट करिए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो ए ऑप्शन बख्त खां, बी ऑप्शन तात्या तोपे, सी ऑप्शन लक्ष्मीबाई, और डी ऑप्शन नाना साहब। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा बख्त खां। ए ऑप्शन सही हो जाएगा बख्त खां, जो कि दिल्ली के शासक थे, आपको पता होगा। चले कमेंट करके बताते रहिए आप लोग उत्तर, तभी आपको याद होता रहेगा प्रश्न। आपको पूरी क्लास देखने, निवेदन बस इतना हम आपसे किए हैं कि आप पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिए कि हमारे क्लास जो हो रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। रोजाना इस प्रकार की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 1857 की क्रांति में लखनऊ से बगावत की घोषणा किसने की थी? ये सभी प्रश्न हमने आपसे पहले ही बताया था। आज के समय में आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने आज का यह जो टॉपिक उठाया जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक से एक प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए इस इतिहास के पोर्शन में, आप देख लीजिए। चलिए प्रश्न था 1857 की क्रांति में लखनऊ से बगावत की घोषणा किसने की? ए ऑप्शन लियाकत अली, बी ऑप्शन मंगल पांडे, सी ऑप्शन बेगम हजरत महल, और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए। चले अगर लखनऊ क्रांति की बात की जाए तो 30 मई 1857 को हुई थी क्रांति। माफी चाहते हैं 30 मई 1857 को, ये नोट कर लीजिए। अगर डेट पूछ ले 30 मई 1857 को क्रांति हुई थी, ठीक है। 30 मई 1857 को क्रांति हुई थी, जो कि हजरत महल, बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग लड़के को नवाब घोषित कर बगावत कर दिया था, ठीक है। तो बेगम हजरत महल, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? आपसे कहा जा रहा है कानपुर में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया? तो ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन अहिल्याबाई, सी ऑप्शन तात्या तोपे, और डी ऑप्शन नाना साहब। टैगोर तो वैसे भी किसी नेतृत्व नहीं किया था, अहिल्याबाई ने भी नहीं किया था। तो बी और सी तो कट, मतलब डी और सी उत्तर बताइए, डी और सी में से उत्तर बताइए। चले तात्या तोपे ने किस में नेतृत्व किया था? चलिए बताइए।
कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपसे यह प्रश्न पूछा है तो कमेंट करके बताइए। तो नाना साहब ने कानपुर का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कानपुर का विद्रोह कब हुआ था यह पूछा जाए तो डेट लिख लीजिए, 5 जून 5 जून 1857 को यह क्रांति हुई थी कानपुर में। ठीक है, तो यह डेट भी याद कर लीजिए, 5 जून 1857 की क्रांति कहाँ पर हुई अगर यह पूछा जाए तो कानपुर उसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो भूगोल के प्रश्नों को देखने के लिए बस आप बने रहिए, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगर आज कुछ जैसे कि कमज़ोर लग रहे हों तो आप पूरी देखिएगा, धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। आज थोड़ा सा कमज़ोर प्रश्न है, कल कठिन होगा, ऐसे धीरे धीरे कठिन करते चले जाएंगे। आप अभी पहले दिन आए हैं जैसे समझ लीजिए जो लोग, वो देखिए, यकीन करिए इस प्रकार के प्रश्न आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। यह मत समझिए कि सिर्फ आपको कठिन प्रश्न ही पेपर में देखने को मिलेंगे, आपके पेपर में सरल प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न भूगोल का देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सबके सभी। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपसे कहा जा रहा है, आप तो एकदम सिंपल सा जानते होंगे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है ए, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां। तो हमारा सातवां ऑप्शन सही हो जाए क्योंकि इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए कितना क्षेत्रफल है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4 है। आपको यकीन मानकर पेपर देना होगा कि आपको सब आता है। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो देख लीजिए 32 लाख, देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए किलोमीटर हो जाएगा। अगर संपूर्ण संसार के स्थलीय भाग की बात की जाए, क्षेत्रफल के स्थलीय भाग की बात की जाए तो कितना होगा? 2.4% होगा। ठीक है, 2.4% होगा। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग इतना कवर किया हुआ है, 2.4%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न शायद आपको नहीं आता होगा, हम जान रहे हैं क्योंकि आप इन प्रश्नों को नहीं देखते। आपको पता होगा कि इन प्रश्नों में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हमें याद करने में। तो चलिए हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन 4 भागों में, बी ऑप्शन 5 भागों में, सी ऑप्शन 3 भागों में और डी ऑप्शन 7 भागों में। तो कमेंट करके बताइएगा कितने में बांटा गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। चारों भागों का नाम सुन लीजिए, हम लिख नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है अभी। तो पहला भाग होगा उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा भाग होगा मध्यवर्ती मैदानी भाग और तीसरा भाग होगा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा भाग होगा तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। तो आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह, ये 4 भागों में भारत को बांटा गया है। आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी उतना सुविधा नहीं है कि हम आपको बोर्ड पर लिख कर बता दें। अगर आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाले कुछ समय में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्र में बांटा गया है? यहाँ पर भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर प्रश्न पढ़िए। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। चलिए बताइएगा। तो हिमालय को 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 समानांतर क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से आप नोट करना चाहते हैं तो वह भी नोट कर लीजिए। पहला होगा ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा होगा बृहत हिमालय जिसे महान हिमालय कहा जाता है, और तीसरा होगा लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, और चौथा होगा बाह्य उप हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। तो नोट बना कर लिए आप लोग। हम पहले भी बता दें, छोटे शब्दों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन बड़े शब्दों को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमें 4 पॉइंट लिखना था, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, हमारे पास उतना मैटर नहीं है, सुविधा नहीं है। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है, बृहत हिमालय दूसरा होगा जिसे
महान हिमालय कहा जाता है। तीसरा होगा लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और चौथा होगा बाह्य उप हिमालय, जिसे शिवालिक कहा जाता है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको स्टैटिक जीके जीएस स्पेशल यह क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे में प्रोवाइड की जा रही है। मैराथन क्लासेज भी प्रोवाइड करा जा रही है। अगर आप यूपीपी की परीक्षा में अगली बार बैठे थे, जो पेपर रद्द हो गया, तो निश्चिंत रहिए, इस बार आपकी तैयारी और अच्छे से करने का समय मिल गया है। तो तैयारी करते रहिए, पेपर जब भी हो तब पेपर तो देना ही है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाद्री किसे कहते हैं? आपसे कहा जा रहा है हिमाद्री किसे कहते हैं। ए ऑप्शन ट्रांस हिमालय को, बी ऑप्शन महान हिमालय को, सी ऑप्शन मध्य हिमालय को और डी ऑप्शन लघु हिमालय को। आपको बताना हो हिमाद्री किसे कहा जाता है। तो हिमाद्री, महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है यह देखिए। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। देखिए, उत्तरी भाग में जो स्थित श्रृंखला होती है उसे महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। महान हिमालय की औसत ऊंचाई अगर आप बात की जाए, ए ऑप्शन 5500 मीटर, बी ऑप्शन 6000 मीटर, सी ऑप्शन 7800 मीटर और डी ऑप्शन 8500 मीटर, मतलब 8500 मीटर। चलिए कमेंट करिए, बताइए। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई अगर बात की जाए तो 6000 मीटर होगी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6000 मीटर होगी महान हिमालय की ऊंचाई। चलिए, अगर महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, आपको पता होगा, लेकिन अगर इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वह 8848 मीटर है। ठीक है, 8848 मीटर, ठीक, मीटर है। चले, और माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 88, यहाँ पर वर्तमान ऊंचाई भी वैसे कहीं नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर वर्तमान ऊंचाई की बात करते हैं तो लिख लीजिए 8848 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद 86 मीटर। ठीक है, वर्तमान ऊंचाई इतनी है। चलिए, वर्तमान ऊंचाई 8848.86 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है महान हिमालय में नहीं स्थित है। ए ऑप्शन देखिए जोजिला, बी ऑप्शन शिवकिला, सी ऑप्शन नाथुला और डी ऑप्शन पालघाट। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, महान हिमालय में कौन सा स्थित नहीं है। आपको पता होगा कि जोजिला स्थित है, शिवकिला स्थित है, नाथुला स्थित है, पालघाट जो है मुंबई में है या तो यह नहीं स्थित है। अगर बात की जाए प्रमुख दर्रों में, जोजिला कहाँ पर है? जोजिला है लद्दाख में। ठीक है, और शिवकिला की बात की जाए, शिवकिला है हिमाचल प्रदेश में। और चले, लिपुलेख की बात की जाए तो उत्तराखंड में है, आपको पता होगा। नाथुला की बात की जाए, यहाँ नाथुला जो लिखा गया है होगा सिक्किम में। और पालघाट की बात की जाए केरल में होगा, यह माफी चाहते हैं आप, हमको मुंबई बता दी, केरल में होगा। ठीक है, पालघाट केरल में अवस्थित दर्रे हैं। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम संविधान के कुछ प्रश्नों को। आप एक बार क्लास को जरूर शेयर करिए अपने मित्रों तक, इसी प्रकार की तैयारी करते हैं। एक प्रश्न और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, तो चलिए बताइएगा, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। लघु हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? आपसे कहा जाता है लघु हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन महान हिमालय, बी ऑप्शन शिवालिक हिमालय और सी ऑप्शन मध्य हिमालय और डी ऑप्शन ट्रांस हिमालय। जो लोग सोच रहे होंगे कि यह प्रश्न सरल हैं, तो उनके लिए यह प्रश्न लेकर आए हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा कि लघु हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी आपको पता होगा, पॉलिटी से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं सभी पेपरों में, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
निवेदन बस इतना, एक बार लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आप रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ सकें। पहला प्रश्न देखते हैं पॉलिटी का। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? आपसे कहा जा रहा है ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को, बी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को, सी ऑप्शन 16 दिसंबर 1946 को, और डी ऑप्शन 18 अप्रैल 1946 को। चलिए कमेंट करके बताइए भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो चलिए, तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपसे कहा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बैठक की अध्यक्षता ए ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन भगत सिंह। आपको पता होगा कि संविधान सभा की बैठकों में भगत सिंह नहीं शामिल थे और महात्मा गांधी नहीं शामिल थे। अब दो लोगों को ए और बी में से उत्तर चुनना है आपको, तो कमेंट करके आप बताइए। चलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपको पता होगा कि पहला बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के चुने गए हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। चलिए कमेंट करिए, बताइए। अस्थायी अध्यक्ष चुने आने वाले का नाम बताना है, अस्थायी। ठीक है, चलिए तो अस्थायी की बात की जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी तौर पर चुने गए थे अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए ऑप्शन होगा हमारा के एम मुंशी, बी ऑप्शन बी एन राव, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं कट जाएगा और भगत सिंह कट जाएंगे, हमने आपसे पहले ही बताया। तो चलिए बताइए बी एन राव और के एम मुंशी में कौन थे संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार? चलिए कमेंट करिए, उत्तर हो जाएगा हमारा बी एन राव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह संवैधानिक सलाहकार निर्माण के थे। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। कमेंट करके यह बताइए कि क्लास इस प्रकार को आपको उपलब्ध कराया जाए तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे या अलग अलग सब्जेक्ट लाकर तैयारी कराया जाए। जैसे एक दिन पॉलिटी कराएं, दूसरे दिन इतिहास करा दें, तीसरे दिन ज्योग्राफी करा दें, उसके अगले दिन स्टैटिक जीके जीएस करा दें, अगले दिन हिंदी करा दें। इस प्रकार की क्लासेस चाहिए कि आगे से इसमें साइंस भी ऐड कर दें, हिंदी भी ऐड करके, सब मिक्स ऐड करके तब क्लासेस कराएं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन होगा जेबी राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन अंबेडकर हो जाएंगे और डी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। चलिए संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्लास की स्पीड थोड़ा सा तेज करते हैं क्योंकि अब हम आपको कम समय में पूरा प्रश्न प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज करेंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर फटाफट बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ए ऑप्शन होगा हमारा 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1939 और डी ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1952। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत या अपनाया गया था आपको बताना होगा, तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर लागू की बात की जाए कब की गई थी लागू, तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लागू इस दिन हुआ था, ठीक है। लागू संविधान हमारा लागू 26 जनवरी 1950 के दिन हुआ था, लेकिन
संविधान द्वारा कब अपनाया गया था, यह बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, आप ये सभी याद करिए, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। ए ऑप्शन 26 जनवरी 1949, अभी हमने बताया था ऊपर। बी ऑप्शन 26 जनवरी 1952, यह भी कट जाएगा। सी ऑप्शन 25 सितंबर 1950, यह भी कट जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन बस इतना करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप निःशुल्क तैयारी करना हो तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जिस भी टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए वह बता दीजिए, और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यह भी बता दीजिए, तो हम आने वाले 2 से 4 दिन में उस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। बस इतना करना है आपको। कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस परीक्षा के लिए इस क्लास को देख रहे हैं, क्या यूपीपी स्पेशल क्लास से देख रहे हैं या किसी और परीक्षा के देने वाले हैं, उसके लिए भी इसका क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जीके जीएस आज के समय सभी पेपरों में पूछाता है, तो यह क्लास जो कि सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहिएगा, पूरी क्लास को देख के जाइएगा। चलिए आने वाले कुछ समय में हम आपको इंपॉर्टेंट महाराथन भी दिलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए ऑप्शन 42वां, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन 40वां, बी ऑप्शन 42वां, सी ऑप्शन 54वां और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, कट जाएगा। चलिए 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले 42वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, हुआ था, तो कब संविधान संशोधन 42वां हुआ था? तो वह हो जाएगा 1976। सन भी याद कर लीजिए, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कही जाती है? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कही जाती है? ए ऑप्शन उद्देशिका हो जाएगा, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन मूल कर्तव्य और डी ऑप्शन आपात उपबंध। कौन सा भाग हो जाएगा? तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। अगर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए, भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान के भाग को संविधान की आत्मा कहा था? तो वह थे, क्या थे बताइए? चलिए बताइएगा वो कमेंट करके, वह भी। चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। भूगोल का जो हमने आपके लिए प्रश्न उपलब्ध करा वह भी कमेंट करके जरूर बताना। गलत हो या सही हो वो बात की बात है, लेकिन आप उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको रोजाना दोपहर 1 बजे में प्रोवाइड की जाएगी हमारे द्वारा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अच्छी तैयारी करते रहिए। मतलब आपको अपने लक्ष्य पर जाना है तो हमारे लक्ष्य तक चैनल से जरूर जुड़ना। मतलब सिंपल सा है, अगर लक्ष्य पाना है तो लक्ष्य तक से जुड़ना ही पड़ेगा ना। चलिए आज की क्लास में बस इतना है। चैनल आपका है, सब्सक्राइब करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं करना हो तो मत करिएगा। लेकिन क्लासेज रोजाना दोपहर 1 बजे में होंगी, वह देखिएगा जरूर। आज की क्लास में बस इतना ही।